हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, जिसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि 17 अगस्त से यानी कि आज से शुरू हो रहा है, तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आप प्रैक्टिस करते हैं मैथ का, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया हुआ है कि 4.8 और 10.8 के बीच अनुपातिक माध्य, ठीक है, और 0.4 और 2.4 के बीच तीसरे अनुपात। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दरअसल होता क्या है कि ये अनुपातिक माध्य और इसको समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जैसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आपसे पूछ ले प्रथमानुपात, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे प्रथमानुपात पूछ लें तो इसमें दो संख्या आपको दी जाएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है a²/b। अगर द्वितीय अनुपात जो है इसको दूसरी भाषा में मध्य अनुपात भी बोला जाता है। मध्यानुपात या और ये जो है जैसे ये दिया हुआ है ना अनुपातिक माध्य, इसको भी वही बोला जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, √AB होता है, ठीक है, यानी गुना में होता है। और तीसरा अनुपात यानी तृतीय अनुपात की बात करते हैं, तो तृतीय अनुपात अगर आपसे पूछ ले तो ये होता है, ये जो अगर तृतीय अनुपात जो होता है वो होता है b²/a, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो चतुर्थ अनुपात अगर आपसे पूछ ले तो वो होता है bc/a, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को लगा के हर एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, तो दरअसल ये बोला गया है कि इसका और इसका जो है मध्य अनुपात यानी कि 4.8 और 10.8 इसका मध्य अनुपात निकालना है। तो यानी √AB होता है, और इसका अनुपात और 0.4 और 2.4 के बीच तीसरा अनुपात है ना, तो तीसरा अनुपात मैंने क्या बताया था अभी, b²/a होता है, ठीक है। तो b² यानी कि b के जवाब पे 2.4 ही तो है ना, तो 2.4 गुने 2.4 ये b² हो गया बट्टे a के जवाब पे हम 0.4 दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर इसको मैं यहाँ से दशमलव बढ़ाऊंगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा, यहाँ से दशमलव बढ़ाऊंगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा। अगर 48 को मैं तोड़ना चाहता हूँ तो कैसे तोड़ूंगा, 12 चौके 48 और 108 को कैसे तोड़ूंगा, 12 नाम 108, ठीक है। और नीचे में 10 कितना हो जाएगा 100। यहाँ से तो ये रूट यहाँ से इसका है और ये अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात यहाँ से है। अगर मैं यहाँ से दशमलव उड़ाऊंगा तो 1 दशमलव तो ऐसे ही आ गया। अगर 1 को मैं उड़ाता हूँ तो यहाँ से ये 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 से मैं इसको काटता हूँ, 4 छक्के 24, तो ऊपर में मेरा आ रहा है 24 × 6 और बट्टे का 10 आ रहा है। अगर इस 12 और 12 दो जगह है ना, तो रूट के बाहर मैं इसको ले चलूँगा तो 12 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, और 100 जो है उसका वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। अब देखिए कि ये तो पूरा यहाँ तक हो गया। अब इसका देखिए 24, इसको ऐसे रहने दीजिए, 24 × 6 और बट्टे का 10 है ना, 10 से तो मैंने 10 काट दिया, ठीक है। 12 दूनी 24 से ये 24 पूरा कट गया और 3 दूनी 6, तो यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया 2, तो 1:2 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, 1:2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि ये 2 × x + y + z ये बराबर 250 है, और इसी प्रकार 2y × x + y + z ये 100 है, और 2z × x + y + z ये 100 है, ठीक है। तो हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। दरअसल यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिर्फ मैं यहाँ से अगर मैं 2 को काट लूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए दरअसल ये 2x है × x + y प्लस का z, ये बराबर 250 है ना। अगर मैं इस 2 से काटता हूँ तो ये 125 बार में कटेगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ x का मान निकालता हूँ, ठीक है, सिर्फ x का मान निकालता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125, और बट्टे का कितना आ रहा है x + y प्लस का z, इस तरीके से आ रहा है ना। उसी प्रकार मैं इसको यहाँ पे करूँगा, यहाँ यानी कि 2y है ना, 2y बराबर जो दे रखा है, ये बराबर जो दे रखा है वो 2y × है ना × x + y
प्लस का जेड, और ये बराबर 100 दे रखा है ना। अगर मैं इस 2 से काटता हूँ तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो उसी प्रकार वाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 50/x प्लस वाई प्लस का जेड। इसी प्रकार ये जो है जेड का मान अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि 2z, ये बराबर हमको क्या दे रखा है, 2z इंटू है, ठीक है, 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, और ये बराबर 100 दे रखा था। तो मैंने इस 2 से इसको काटा 50 बार में, और यहाँ से जेड का मान कितना आ रहा है, 50/x प्लस वाई प्लस का जेड। यहाँ से तो ये आ गया ना। अगर मैं इसको यहाँ से x का मान, यहाँ से y का मान और यहाँ से z का मान है, ठीक है, तो यहाँ से z का मान है ये, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए दरअसल यहाँ से मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ से अगर आगे हम करते हैं तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है ना। तो देखिए LHS को मैं LHS के साथ जोड़ता हूँ, तो x प्लस वाई प्लस का ये z, और ये बराबर ये 125/x प्लस वाई प्लस जेड है, ये 50/x प्लस वाई प्लस जेड है, और ये 50/x प्लस वाई प्लस जेड है। तो मैं इस 125 को और 50 को और ये 50 को, ये तीनों को मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 50/50 100, और 125 कितना हो जाएगा, 225। तो 225 आ गया ऊपर में जोड़ने पर, और नीचे में कितना है, x प्लस वाई प्लस का जेड। अब इस तरीके से मैंने देखा तो यहाँ से देखिए x प्लस, अगर ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये बराबर कितना है, 225 है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस का जेड, ये बराबर 15 नहीं आ गया क्या। अब देखिए, अब यहाँ से जो मैं एक चीज़ का बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से है ना x बराबर ये रहा, x बराबर था कितना, 125/x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 15 है। तो मैं 15 यहाँ से डालता हूँ, तो 5 से मैं काटूंगा, 5 दिए 15, और 5 से मैं काटूंगा 25, तो मेरा x का मान कितना आ गया, 25/3 आ गया। सेम उसी प्रकार मैं y का मान निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या है, 50/x प्लस वाई प्लस जेड है, ये है ना। तो y का मान मैं निकालना चाहता हूँ, तो 50/x प्लस वाई प्लस जेड का मान 15, 5 दिए 15, 5 दाई 50, यानी कि कितना आ रहा है, ये 10/3 आ रहा है। उसी प्रकार मैं z का मान निकालना चाहता हूँ, तो देखिए z का मान कितना है, 50/x प्लस वाई प्लस जेड। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी 50/15 करूँगा, तो 5 दिए 15, 5 दाई 50, यानी z का मान भी कितना आ रहा है, 10/3। तो हमको मान किसका निकालना है, 3x प्लस 6y प्लस का 15z। तो मान निकालना है 3x प्लस का 6y प्लस का 15z का। तो 3 इंटू एक्स के जगह पे आप दे सकते हैं 25/3, प्लस 6 इंटू वाई के जगह पे क्या दे सकते हैं, 10/3, प्लस 15 इंटू जेड के जगह पे क्या दे सकते हैं, 10/3 दे सकते हैं। तो देखिए आगे यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बच गया 25, और 3 से कट गया 2 बार में, 3 दूनी 6, 10 दूनी कितना हो गया, 20। उसी प्रकार 3 से मैं काटता हूँ, 3 × 5 = 15, और 5 दाई कितना हो रहा है, 50। तो अब यहाँ से जोड़ लीजिए, 5 और 5 2 7 2 9, तो इस तरीके से इसका क्या आंसर आ रहा है, 95। तो 95 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, 95 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अक्सर ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इस टाइप का जरूर आप प्रैक्टिस करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, कलकत्ता से एक स्थान का बस किराया और ट्रेन का किराया क्रमशः 20 रुपया और 30 रुपया है। यदि ट्रेन के किराए में 20% और बस के किराए में 10% की वृद्धि होती है, तो नए ट्रेन किराए तथा बस किराए के अनुपात। देखिए इसमें अधिकतर बच्चा ये क्या करता है कि यहाँ पे सबसे पहले बस का लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना है ट्रेन का, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपको शांति से ये देखना है कि पहले किसका है, तो पहले ट्रेन का है, तो मैंने पहले ट्रेन का ले लिया। उसके बाद अनुपात आपको निकालना है किसका, बस का, ठीक है। पहले ट्रेन का किराया कितना था, पहले ट्रेन का किराया 30 रुपया था, तो 30 रुपया हमने दे दिया, और बस का किराया कितना था, 20 रुपया, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि क्या किया कि यदि ट्रेन में 20% बढ़ा दिया ना, तो अगर 30 में 20% में बढ़ाऊँगा तो 120/100 करना पड़ेगा, और उसके बाद अनुपात है। और बस में क्या किया गया, बस में 10% बढ़ाया गया, तो 110/100, यानी 10 मैंने जो बोला था मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए अनुपात में है, तो नीचे में ये 100 से 100 कट जाएगा। उसके बाद
एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 20 से मैं काटूंगा तो 20 छक्के 120, ये कट गया। तो 6 3 का 18 इधर आ रहा है और इधर बचिएगा कितना 11। तो इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 18:11 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि a + b ना, a + b बराबर 90 है। तो cos a और बराबर जब 3 है तो sin a का मान हमसे निकालना है। देखिए अगर a + b 90 है तो जो cos b होगा वही sin a होगा। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। अब दरअसल देखिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें ट्रायंगल बनाने के बाद देखिए मैंने इसका नामकरण जैसे किया, ये हमने a दे दिया, ये हमने b दे दिया। और चूंकि ये बोला गया है कि a और b 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे मैं b नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि a और b हमको 90 डिग्री पुराना है ना, a और b यहाँ दे देता हूँ, c यहाँ। अब देखिए ये तो 90 डिग्री फिक्स है ना, c तो 90 डिग्री। अब ये a और ये b ये दोनों मिलके 90 डिग्री बन रहा है। अब ठीक है, अब cos b का मान 1/3 है। तो cos b यहाँ है। और दरअसल होता क्या, अगर cos b की मैं बात करूँ तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है ना। तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार तो आपका ये है ना, तो आधार आपका ये 1 हो गया और कर्ण 3। अगर मैं इसकी बात करूं और लंब निकालने की मैं बात करूं तो लंब की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए तो आपको लंब निकालने की क्या ज़रूरत है, जब साइन ए आपसे पूछा गया है तो इसके लिए साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर वही होता है ना, लंब बट्टे कर्ण, यही होता है। तो जब ए की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ए की मैं बात कर रहा हूँ तो ए के लिए लंब तो यही हो जाएगा ना 1। तो दरअसल 1 तो वही हो गया और बट्टे का 3, तो बस वही, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है। तो 1/3 इसका इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप इजीली याद रखें, जब a + b 90 होता है तो उसका मान भी क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। और यदि चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितना होगा वो पूछा गया। देखिए दरअसल लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:2 है, यही ना। 2 रेशियो का मान जो चौड़ाई है वही किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। 2 से काटूंगा तो अब आपको मान किसका निकालना है, लंबाई का मान, जो कि 5 रेशियो है। तो 5 रेशियो का मान कैसे निकालिएगा, 20 × 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 मीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 100 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलती है, ठीक है। पहली 8 घंटे में और दूसरी 6 घंटे में समाप्त हो जाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर जो है गति से जलती है, जलने के कितने घंटे पहले और जलने के कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच अनुपात क्या होगा, 2:1 हो जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कि पहली मोमबत्ती को हमने मान लिया जो ये 8 घंटे में जल रही है, दूसरी मोमबत्ती जो है ये 6 घंटे में जल रही है। इन दोनों का मैं एलसीएम लेना चाहता हूँ, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 24 आ जाएगा ना। तो 8 3 24 और 6 चौक 24। मान लीजिए ये बोला गया ना कि समान ऊंचाई का, तो ये मान लीजिए कि दोनों जो है उसका लंबाई 24 है, ठीक है। अगर मीटर में मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो ये 24 टोटल था, ठीक है। और ये मान लीजिए कि बोला गया ना कितने घंटे बाद, मान लीजिए कि t समय बाद यह जलता है, जिसके कारण यह अनुपात इतना हो जाता है। तो देखिए 24 पहले था, ठीक है। इसमें अगर 3 की क्षमता से अगर t समय के लिए मैं जलाऊंगा, 3 की क्षमता से t समय के लिए, तो ये 3t चलेगा ना। तो 24 में से 3t में घटाऊंगा तभी तो उसका बचा हुआ अनुपात आएगा ना। उसी प्रकार इस नीचे वाले में 24 में से ये 4 की क्षमता से जल रहा है तो 4t आ जाएगा। उसी प्रकार यह अनुपात कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 माइनस का 3t, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 48 माइनस का 8t, ठीक है। अगर इसमें 8t को इधर डालता हूँ तो ये 8 में से 3 गए तो 5t हो जाएगा, और यहाँ से 48 में से 24 गए तो 24, यानी आपका जो ओवरऑल देखे तो t का मान कितना आ रहा है, 24/5 आ रहा है। इसको मैं अगर भाग देता हूँ तो 6 × 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से लगेगा ना,
4 पंचे 20 और ये 4, यानी 4 घंटा तो ये हो गया, और 4/5 है ना, इसको मिनट में बदल लीजिए तो 5 से काटिएगा 12, यानी कि 12 चौके 48, तो 4 घंटा और 48 मिनट इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 4 घंटा 48 मिनट इज द राइट आंसर। तो बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको कर सकते थे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान क्रय मूल्य की 14 घड़ियों में से प्रत्येक को 450 रुपये में बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। तो घड़ी का जो है ना, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करिएगा, अगर आपको इस टाइप से अगर दे रखा है तो जो अंत में क्या हो रहा है, 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर लाभ की मैं बात करता हूँ, लाभ बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे होता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ये होता है ना लाभ। तो देखिए लाभ कितना का हो रहा है, 4 घड़ी के क्रय मूल्य के, यानी 4 घड़ी के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। और लाभ होगा कैसे, तो 14 घड़ी लाए थे ना, तो 14 घड़ी को अगर हम बेचेंगे और 14 घड़ी को हम खरीदेंगे, तभी तो मेरा 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ आएगा। तो 14 सीपी है, इधर जुटेगा तो इधर जुट जाएगा ना, चूँकि यहाँ पे माइनस है, तो 18 सीपी और ये बराबर 14 एसपी आ जाएगा ना। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ रहा है, 14/18 आ रहा है। 2 से काटिएगा तो कितनी बार आ रहा है, 7 और 9 आ रहा है। अब देखिए 450 में तो ये बेचा जा रहा है ना, तो एसपी आपका कितना 9 है, तो 9 रेशियो का मान यदि आपका 450 है तो 1 रेशियो का मान आप क्या बोलेंगे, 50 है। तो आपको मान किसका निकालना है, 7 रेशियो का मान निकालना है, क्योंकि ये क्रय मूल्य 7 है ना, तो क्रय मूल्य 7 है, तो 7 रेशियो का मान कैसे निकलेगा, 7 × 50, यानी कि कितना हो रहा है, 350। तो 350 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, और ये इस तरीके का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है, इस मेथड से जरूर यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 11 है, 3 की पावर -11 है और 3 की पावर 14 है। इसका एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम जो होता है, एलसीएम का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो छोटी संख्या होती है ना। तो एलसीएम आपसे पूछा गया जो सबसे बड़ी संख्या, तो आप इसमें सब में से सबसे बड़ी संख्या आप क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 3 की पावर 14 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 की पावर 14। अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो क्या होता है, एचसीएफ की बात करते हैं तो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा क्या है, 3 की पावर -11। तो एचसीएफ तो इसका 3 की पावर -11 होता है, और एचसीएफ का एलसीएम क्या होता है, 3 की पावर 14 होता। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना के गुणनफल में इकाई अंक पूछा गया ना, तो सबका इकाई अंक ले लीजिए। इसका 7 है, उसके बाद इसका 5 है, उसके बाद इसका 8 है, उसके बाद इसका 3 है, इसके बाद इसका 9 है। देखिए 7 × 5 = 35। अब यहाँ से देख लीजिए 5 × 8 = 40 हो रहा है, 40 में इकाई का अंक कितना, 0 होता है। अब 0 को किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए तो 0 ही होगा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इसका सही आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि ए और बी एक समान दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, यदि ए बी से 36 मिनट अधिक समय लेता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ये होता है स्पीड जो होता है, स्पीड वो टाइम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मैं स्पीड की बात करता हूँ, ये ए का और ये बी का है, तो ये 9 की स्पीड से चल रहा है और ये 10 की स्पीड से चल रहा है, तो उसी प्रकार टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यस, अब देखिए 36 मिनट अधिक समय ले रहा है, ये कहने का ये तात्पर्य है कि एक रेशियो है ना, ए जो है बी से 36 मिनट अधिक, चूंकि ये 9 रेशियो ले रहा है, ये 10 रेशियो, तो 1 रेशियो ज़्यादा ले रहा है ना। तो 1 रेशियो का मान जब ये 36 है ना, 36 मिनट है, तो 36 मिनट है, तो आपको क्या करना है, 36 10 रेशियो ये समय ले रहा है ना, ए 10 रेशियो समय ले रहा है, तो 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 360 मिनट हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब आपसे पूछा गया कि दूरी निकालना है, तो दूरी जो होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। अब ए जो है,
ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था और ये 360 मिनट रह रहा है। 360 मिनट है ना, इसको घंटे में बदलिएगा तो घंटे में बदलने के लिए 60 से आपको भाग देना पड़ेगा, यानी कि इसको काटने के बाद आपका 6 घंटा आ रहा है ना। तो टाइम आपका 6 घंटा आ रहा है, तो 6 से गुना कर दीजिए, न 6 के 54 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका 54 आ सकता है आंसर। तो 54 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 54 इज द राइट आंसर। आप बी से भी जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, मैं अभी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए कि बी की बात कर रहे हैं, तो बी तो चल रहा है कितना से, 10 की स्पीड से चल रहा है, तो सेम वही 10 की स्पीड से चल रहा है। और जो है बी के लिए टाइम कितना लग रहा है, चूंकि 1 रेशियो का मान 36 था तो ये 9 रेशियो ले रहा था ना, तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 36 × 9 हो जाएगा। चूंकि ये मिनट में है तो आपको घंटा में भी बदलना पड़ेगा, तो 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि इसमें ये तो आ गया स्पीड और टाइम कितना आ गया, 36 × 9/60 आ रहा है। तो 0 से 0 कट गया और 6 के 36 कट गया, तो 6 × 9 = 54। तो देखिए यहाँ से भी 54 आ गया और यहाँ से भी 54 आ गया, तो इस तरीके से ये 54 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक वितरण का माध्य 13 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक का मान ज्ञात करें। दोस्तों विचरण गुणांक होता क्या है, विचरण गुणांक ना, तो विचरण गुणांक की बात करते हैं, तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, है ना, मानक विचलन और बट्टे का कितना होता है, माध्य इंटू का 100। तो देखिए 7/13 × 100, यानी कि ये जो है ये कह सकते हैं कि 700/13 आ गया ना, 700/13। तो यहाँ से 13 × 5 = 65 और यानी कि 5 वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए पूरा एक्यूरेट तो 50% आने से रहा नहीं, तो एक ही बच गया जो 53.85 है, यानी 85 है। तो इसका सही आंसर ये 53.85 हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 25/4% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 72 रुपया 81 रुपया हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टे का 100, ये होता है ना। तो साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो ये तो 72 रुपया आपका मूलधन था और 81 का था मिश्रधन हो गया, यानी कि आपको साधारण ब्याज कहाँ कितना मिल रहा है, 81 माइनस का 72। तो आपका जो साधारण ब्याज वो 9 आ रहा है, 9 बराबर उसके बाद जो मूलधन यानी प्रिंसिपल है वो कितना है, 72 है, और रेट आपका 25/4 है। तो 25/4 इंटू का 100 और टाइम आपका कितना है वही आपको निकालना है। देखिए 25 चौके 100 हो गया, ठीक है ना, 8 9 8 72 हो गया, और 4 से मैं इसको काट सकता हूँ, 4 दूनी 8 और 2 से ये कट गया 2, तो 2 जो नीचे में है वो इधर आ जाएगा। तो टाइम बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 2 वर्ष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और उनके परिमाप क्रमशः क्या है, 64 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई क्या है यदि DE 9 सेंटीमीटर के बराबर है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं 2 ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो मैंने इस तरीके से 2 ट्राइंगल बना लिया और इसका नामकरण देखिए, ये मैंने मान लिया कि ये A है, ये B है और ये C है। उसी प्रकार मैंने ये D और ये E और ये F बनाया। तो इसका समरूपता का जो रूल होता है, अगर मैं इस त्रिभुज में AB ले रहा हूँ तो इस त्रिभुज में हमको क्या लेना पड़ेगा, D और E लेना पड़ेगा। तो D और E लेना पड़ेगा। उसी प्रकार मैं इसमें AC ले रहा हूँ तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, D और F लेना पड़ेगा, यानी समरूप आपको लेना पड़ेगा। और BC में ले रहा हूँ तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, EF लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि त्रिभुज ABC का परिमाप बट्टे त्रिभुज DEF का परिमाप, ठीक है। तो इन दोनों का परिमाप जो होता है भुजा के अनुपात के, यानी AB बट्टे DE में ले सकता हूँ, कोई भी भुजा ले सकता हूँ। तो AB बट्टे DE यहाँ से आ गया, यानी कि परिमाप डायरेक्ट भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अगर मैं क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, AB था और बट्टे DE, इस भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा क्या गया, देखिए हमसे पूछा गया ना कि AB की लंबाई क्या होगी। अब देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप 64 था और DEF का 48 था। तो ABC का 64 था और DEF का कितना था, 48 था। आपको AB का मान निकालना था और DE का मान कितना दे रखा था, 9 दे रखा था। तो अब देखिए यहाँ से मैं काट लेता हूँ इजीली, 8 से मैं काटूंगा, 8 छः 48 और 8 64, सॉरी 8 छः 48 हुआ ना, 8 छः 48 8 64, 3 दूनी 6 कट गया और 3 तिये 9 कट गया। 2 से मैं काट लूँगा इसको 4 बार में। तो AB बराबर कितना आ रहा है, 4 × 3 यानी कि 12 AB बराबर आ रहा है। तो AB बराबर 12 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी याद रखें जो कि परिमाप का है, और ये फॉर्मूला भी याद रखें जो कि आपका क्षेत्रफल का है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 60 का मान। देखिए sin 60 का मान तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, √3/2 होता है। तो आप इस तरीके से ये कर भी सकते हैं। हालांकि इसमें निकाला कैसे जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए निकाला कैसे जाता है, जैसे अगर आपको मान लीजिए याद ना हो तो 0 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 30 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 45 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो 0, तो शुरू कैसे करेंगे, 0 से। अब साइन का मान हमको निकालना है, तो 0 1 2 3 4 तक हम ले गए, सब में क्या करेंगे, बट्टा 4 करेंगे। उसी प्रकार ना सब में बट्टा 4 करेंगे, उसके बाद सब में रूट करेंगे, है ना। सब में रूट करने के बाद क्या करेंगे, कटने वाला होगा उसको काटेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब कटने वाला नहीं, यानी 0/4 तो 0 ही आ रहा है। उसके बाद 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और एक यहाँ से 1 का वर्गमूल 1 और √2 का तो कोई वर्गमूल होगा नहीं, तो √2 ऐसे ही रह जाएगा। उससे इसका 60 में देखते हैं, 3 का तो ऐसे √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो उसके बाद 1/1 यानी कि sin 60 का मान आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, √3/2। तो आप इस तरीके से अगर आपको मान याद नहीं है तो निकाल भी सकते हैं। 0 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, 45 का ये, 60 का ये और 90 का 1। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है ना। तो देखिए 200 है, 200 × 20 × 2, यहाँ तक तो ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/10 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/100 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/1000 लिख सकता हूँ। देखिए 1 2 और 3 0 से मैंने 3 0 ऐसे ही काट दिया। अब गुना करूँगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ऊपर में तो 64 आ रहा है, नीचे में 3 0 है, तो 3 0 यहाँ से दिया, यानी कि 0.064। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, 0.064 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 1.5 है, तो धनराशि ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P × R/100 का स्क्वायर, और ये बराबर होता है CI - का SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो P और रेट 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, 5 × 5, और 100 का स्क्वायर 100 × 100, और ये 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकता हूँ। 1 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 × 15, और 1 0 से मैं इसको 1 0 काटूंगा, है ना। 5 से मैं काटूंगा, 5 दूनी 10, तो P बराबर कितना आ रहा है, 100 × 2 × 3, तो 3 दूनी 6 और 100, यानी कि कितना आ रहा है, 600 इसका सही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से आप धनराशि निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो तो 25√3 मीटर ऊंचाई की एक खड़ी मीनार की छाया 50 मीटर लंबी हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन अगर जनरली अगर बच्चा बनाएगा तो बहुत टाइम ले लेगा। आपको मैं वो मेथड बताने वाला हूँ जो आप पेपर में इजीली कर सकते हो। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इजीली पेपर में, वो देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ये इस तरीके से बनाया, उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि अब मैं क्वेश्चन के अनुसार बात करता हूँ। सबसे पहले सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था, यानी कि यहाँ से 60 डिग्री था, और ऊंचाई कितना है, ये यानी ऊंचाई आपका 25√3 है। उसके बाद ये आपका जब 50 बढ़ता है
ठीक है ना। जब 60 से x डिग्री यानी x यहाँ आता है तो उसकी छाया 50 मीटर बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है वही आपका 50 दे रखा है। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या होता है, देखिए मैं फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, उसके बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले 30 और 60 का फॉर्मेट में बनाता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये 60 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मैं डी बोलता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यानी कि ये मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वो होगा d/2 और ये जो होगा वो क्या होगा, ये d/2 √3 होगा, है ना। फॉर्मेट देखिए आपका यही फॉर्मेट बन रहा है ना। जैसे यहाँ देखिए ये d था जो कि 50 था और d/2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये कितना है 25 तो √3। तो फॉर्मेट बन गया ना। तो फॉर्मेट इस तरीके से क्या बन गया, 60 और 30 का फॉर्मेट बन गया। तो देखिए यहाँ पे जब 60 है तो यहाँ पे फिक्स है कि क्या होगा, 30 होगा। तो जनरली अगर बच्चा बनाएगा तो फॉर्मूला लगाते लगाते वो भूल जाएगा। तो आप इस तरीके से याद रखें ये d होता है और ये d/2 और ये d/2 तो किसका होता है, 30 और 60 का फॉर्मेट होता है। तो जब ये 60 है तो ये 30 होगा, तो 30 इस tरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो 30 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है दोस्तों। अगर मैं और एंगल की बात करूँ, जैसे होता क्या है 60 और 45 की मैं बात करता हूँ, तो वो देखिए कैसे होता है। तो देखिए 60 और 45 का मैं वही इसी तरीके से ट्रायंगल बना के उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए 60 और 45 की बात करता हूँ, ये 60 हो गया और ये 45 हो गया। तो देखिए ये तो d/d तो होगा ही, जो कि यहाँ से यहाँ तक d होगा। और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करता हूँ तो वो क्या होगा, वो d/2 √3 प्लस का 1 होगा। और चूंकि यहाँ पे 60 है यहाँ और यहाँ पे कितना 30 होगा, तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना हो जाता है, यानी कि d/2 √3 इंटू √3 प्लस का 1 ये हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मेट 60 और 45 का होता है, ये भी आपको माइंड में रखना है। और एक फॉर्मेट होता है कि 30 और 45 का ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन को समझने की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ में बनाया, उसके बाद ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, है ना। तो ये तो आपका क्या आपको पता है कि ये जो है ये आपका तो d होने वाला है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, d/2 √3 प्लस का 1 होता है। उसी प्रकार ये d/2 और ये 45 सेम ही रहता है ना। जब कोण सेम है तो भुजा भी सेम होगा, तो √3 + 1। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है, आपको इजीली याद रखना है माइंड में ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पेपर में बना सके। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका योग करना है ना। तो देखिए 2.8 है, 2.8 है, उसके बाद इंटू इसको मैं काटना चाहता हूँ तो 1.3 चौके 4 बार में कटेगा ना, 5.2 तो 4 और 4 को मैं 2 से गुना करूँगा तो 8, तो प्लस में ये 8 आ रहा है, माइनस का कितना है 6 × 3 / 8 + 2 ये है ना। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो ये 10.8 आ रहा है, इसको जोड़ने पे 10.8 और प्लस में ये 2 जोड़ लेता हूँ ना, तो 10 और 2 कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 12.8 ले लेता हूँ, माइनस इसको मैं काटूंगा तो ये 4 बार में कटेगा, इसको 3 बार में, यानी कि 9/4 आ रहा है। तो 12.8 और 9/4 को अगर मैं भाग देता हूँ तो 4 दूनी 8 बच गए 1, तो 1/4 क्या होता है 0.25 होता है। तो आपको घटा लेना है। तो 80 में से 10 में से 5 गए तो 5 कर लिया मैंने, और 7 में से 2 गए तो 5, और यहाँ 12 में से 2 गए तो 10, तो 10.55 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप इस तरीके से इसको घटा के ये कर सकते हैं। तो 10.5 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि 8 और पुरुष होते तो इसे पूरा करने में 10 दिन कम समय लगता। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। सबसे पहले ये बात कर लेता हूँ कि जो है ये पहले कितना था, x व्यक्ति था और ये कितना दिन ले रहा था 60 दिन ले रहा था। अब कितना हो गया x + 8 हो गया, चूँकि 8 व्यक्ति बढ़ गए ना। अब 10 दिन कम लग रहा है, यानी कि 50 दिन लग रहा है। 0 से 0 काट दीजिए, ये हो गया 6x और यहाँ पे कितना 5x + 8 × 40। अब 6x में से 5x जाएगा तो सीधा x = 40 आ गया। तो पहले कितने था 40 थे। आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, मैं दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं
कि पहले टाइम की बात कर लेता हूँ कि टाइम पहले कितना लग रहा था, 60 दिन लग रहा था, अब 10 दिन कम लग रहा है यानी 50 दिन लग रहा है। इन दोनों का रेशियो 6:5 आ गया। अगर मैं क्षमता की बात करूँ जो कि नंबर ऑफ मैन है यानी पुरुष की संख्या है, इफिशिएंसी, वो कितना, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 5 से 6 हो जाएगा। अब देखिए एक रेशियो जो ज़्यादा आप देख रहे हैं वही 8 व्यक्ति जो बढ़ रहा है वही इसी के बराबर है। तो एक रेशियो का मान 8 है तो 5 रेशियो का मान 5 × 8 यानी 5 × 8 कितना हो रहा है, 40। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आपका आंसर 40 आ रहा है और यहाँ से भी 40 आ रहा है। तो 40 इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई 7 संख्याओं में पहले 4 संख्या का औसत 4 है। तो पहली 4 संख्या है, ठीक है, जिसका औसत 4 है और अंतिम 4 संख्या जिसका औसत भी 4 है। यदि 7 संख्या का औसत 3 है, यदि 7 संख्या है ना, 7 संख्या का औसत 3 है तो चौथी संख्या ज्ञात करनी। 4 चौके यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 16 आ रहा है और यहाँ से 4 चौके 16 आ रहा है और यहाँ से 7 × 21 आ रहा है। देखिए यहाँ से जोड़ने पर 4 और 4 8 संख्या टोटल हो गया ना, तो 16 16 32 आ गया यहाँ से और यहाँ टोटल 7 ही संख्या था ना। तो चौथी संख्या जो 2 बार जोड़ा गया है वो मैं 1 घटा लेता हूँ एक बार, तो चौथी संख्या आ जाएगा यानी 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1। तो 11 इस तरीके से आ सकता है। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आएगा तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कैसे, देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये जो है वो दूसरी है, उसके बाद ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और ये 7वीं। समझने की कोशिश करिएगा कि प्रथम 4 संख्या का औसत यहाँ से आ गया और अंतिम 4, तो मैंने ये 4 को 2 बार ले लिया ना। तो 4 को जब 2 बार लिया तो एक बार मैं इसको घटा दिया तो चौथी संख्या आ गया, तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो 11 इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़कों के अकाल कोष के लिए 12,544 रुपये जुटाए, ठीक है। इसमें प्रत्येक लड़कों ने उतने रुपये दिए जितने लड़कों की संख्या थी। तो लड़कों की संख्या कितनी थी वो हमसे पूछा गया है। देखिए मान लीजिए लड़कों की संख्या x थी और उसने x रुपया दिया, जिसके कारण रुपया कितना हो गया, 12,544 हो गया। यानी x² का मान आपका कितना आ रहा है, 12,544 आ रहा है। तो आपको x का मान निकालना है जो क्या होता है, 12,544 का रूट होगा। तो आपको तो नहीं पता है 12,544 ये किसका वर्गमूल होगा, है ना। तो आप निकालेंगे कैसे, तो देखिए मैं आपको निकालने का वो तरीका बताता हूँ और जो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करिएगा कि 12,544 है ना, तो 12,544 ये किन 2 संख्या के वर्ग के बीच में है। तो आप बोलेंगे, सॉरी 12,544 है ना, 12,544 है, इसमें 2 संख्या पहले ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप वर्ग निकाल रहे हैं, अगर आप घन निकालते तो 3 संख्या लेते, तो ये जो बच गया 2 संख्या लेने के बाद 125 बचा ना। तो आप 125 पे अब बात करिए कि 125 जो है किन 2 संख्या के वर्ग के बीच में है। तो आप बोलेंगे 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 मैंने डाला, तो इन दोनों के वर्ग के बीच आप बोलेंगे कि ये आ जाएगा। तो ये तो छोटा वाला फिक्स है कि यहाँ पे तो 11 आएगा, क्योंकि 12 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा है। अब बच गया कि ये इकाई का अंक जो 4 है वो किन 2 संख्या के वर्ग में आता है। तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और 8 का स्क्वायर यानी 64 होगा, उसमें भी 4 आएगा। तो आपका ये मतलब हो गया कि 112 भी हो सकता है और 118 भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि 118 तो ऑप्शन में है नहीं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 112 इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 112 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि sec 4a बराबर cosec a + 20। देखिए दरअसल एक चीज़ क्या होता है कि आपको a का मान निकालना है ना। तो देखिए sec θ1 बराबर होता है cosec, है ना, cosec θ2। ये θ1 बराबर θ2 तभी होता है कब जब θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। यस और नो, तो आप बोलेंगे यस। अब जैसे मैं एक चीज़ बात कर लेता हूँ कि sec 30 का मान मैं बात कर लेता हूँ। sec 30 का मान आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो आप cos 30 का तो मान जान सकते हैं ना। cos 30 का मान आपको पता होगा √3/2 होता है। ये होता है चूँकि
तो कॉस का उल्टा ही होता है, यानी कि 2/√3 आप दे सकते हैं। तो कॉस 30 का मान जो है वो कॉसेक, आप बोलेंगे कॉसेक 60 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साइन 60 का मान √3/3 होता है, तो उसका उल्टा 2/√3। अब देखिए कि ये दोनों का मान, ये दोनों बराबर कैसे हुआ, जब θ1 और θ2 90 डिग्री हुआ। तो सेम उसी प्रकार मैं बात कर लेता हूँ कि दोनों जब बराबर तभी होंगे जब दोनों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए यहाँ से मैं एक कर लेता हूँ। तो कहने का ये तात्पर्य मेरा था कि 4a प्लस का a प्लस का 20, इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 5a बराबर 20 अगर मैं घटाऊंगा तो 90 में से 20 गए तो 70, और a बराबर कितना आ गया, 70/5 आ गया। तो यानी कि 14×5 = 70। तो 14 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 14 डिग्री इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल। आसन्न फलक जो होता है वो निकटतम फलक होता है। जैसे आप जानते हैं कि घनाभ में 3 फलक होता है, LBH। तो कहने का ये है कि LB बराबर जो आपका दे रखा है वो 32 दे रखा है ना, और BH बराबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और LH जो होगा वो 48 दे रखा है। आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, LBH होता है। अगर मैं इन सबको मैं गुना करूं तो ये LBH इसका होल स्क्वायर, यानी 2 बार है तो होल स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या। अगर मैं इसको अपना मन से रूट कर लूँ तो सीधा ये क्या आ जाएगा, LBH आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो क्या हटता है, रूट भी हटता है। तो इन सब का मैं गुना कर लेता हूँ, 32 × 48 × 24। तो इसका यहाँ से रूट कर लिया मैंने। अब 32 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 16 दूनी 32। 48 को मैं कैसे कर सकता हूँ, 16 3 48। 24 को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो 2 3 6 6 चौके 24। चूँकि ये रूट में है, 16 और 16, 2 16 मिलके 1 16 बाहर आ जाएंगे, है ना। 2 और 2 मिलके 1 2 बाहर आ जाएंगे। 3 और 3 मिलके 1 3 बाहर आ जाएंगे, और 4 का वर्गमूल 2। तो 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 दूनी 192। तो 192 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 192 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 101 संख्याओं का औसत जो है, किस संख्या का औसत 102 होगा। तो दरअसल मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं प्राकृत n प्राकृत संख्या का सबसे पहले योग की मैं बात करता हूँ। तो योग क्या होता है, n प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1/2 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज n × n+1 और /2 और बट्टे, चूँकि एवरेज निकाला जाता है तो n से भाग दिया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, n+1/2। तो आपको ये तो यहाँ रहा नहीं। अब आगे मैं बात करता हूँ, n है ना, देखिए सबसे पहले n विषम है ना, n विषम संख्या का योग क्या होता है, तो आप बोलेंगे वो होता है n², जहाँ n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या होती है, और यहाँ पे n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा अंतिम पद, है ना। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ आप याद रखें। तो n जहाँ पर n², अब इसका एवरेज की मैं बात कर लेता हूँ। तो एवरेज n², उसको n से भाग दिया जाता है, तो n ये सीधा आ गया। उसी प्रकार n सम संख्या का जो योग होता है वो योग क्या होता है, n × n+1 होता है ना। अगर यहाँ पे भी n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और उसके एवरेज की मैं बात करता हूँ, एवरेज की, तो n × n+1 और बट्टे का n, तो n से n कट गया तो सीधा कितना आ गया, n+1 आ गया। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए कि 101 का औसत 102 है, तो गारंटी है कि ये क्या हो गया, ये
सम वाला कॉन्सेप्ट है जो कि n+1 हो रहा है ना, तो सम वाला कॉन्सेप्ट है तो इसका सम सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा ये सब रूल है, ये भी बहुत ही अच्छा है, ये भी है, आप ये भी याद रखें और ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 है तो उस संख्या का विचरण, अगर विचरण आपसे पूछ रहा है ना, अगर आपसे विचरण पूछ रहा है तो वो आप क्या करिए, मानक विचलन का स्क्वायर कर दीजिए, चूँकि वही उसका जनसंख्या का विचरण आ जाएगा। तो 9.5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप 15 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि कितना होता है 15 का स्क्वायर, आप इजीली बता सकते हैं 225 होता है। ठीक है, कैसे होता है, कैसे किया ये 5 का 25 तो हो गया, और एक का अगला 2 था तो इसको गुना करके 2 यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार 35 की स्क्वायर की मैं बात करूँ तो देखिए, 5 का तो स्क्वायर एज इट इज 25 हो जाएगा, 3 का अगला 4 है तो 4 3 12, तो 1225 यहाँ से इसका आ जाएगा। उसी प्रकार मैं 95 के स्क्वायर की मैं बात करूँ तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होगा, और 9 का अगला कितना हो जाएगा, 9 का अगला 10, तो 9 ढाई 90 आ रहा है ना, तो 90 25 का आ जाएगा। तो आप इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका वर्ग इजीली कर सकते हैं। अगर आप 105 का भी स्क्वायर निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर तो एज इट इज 25 होगा, और ये 10 बच गया ना, तो 10 का अगला कितना होता है 11 होता है, तो 11 ढाई 110 होता है, तो 110 आप यहाँ दे दीजिए, तो 110 0 25 इसका इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि 9.8 का कितना आ गया 90 25 आ गया, तो 90 25 होगा, लेकिन 1 दशमलव है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव आएगा, तो 90.25 इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 90.25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका है तो इसके लिए फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, तो इस टाइप से अगर होता है तो ए प्लस का बी और इंटू का ए माइनस का बी, ये होता है ना। तो देखिए 335 प्लस का प्लस है ना 165, और 335 माइनस का 165, ये आप इसे कर सकते हैं। 5 5 10 का 0 बच के 1, 6 3 9 1 10 का 0 बच के 1, 3 4 और 5 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से मैं घटाऊंगा तो 0, 13 में से 6 गए तो कितना 7, और 2 में से गया तो 1, तो 17 25 85 पर कितना 0 3 0, तो 85,000 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 85,000 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है x cos a माइनस का y sin a ये बराबर 2 है ना, और ये जो है x sin a प्लस का y cos a बराबर 4 है। देखिए अगर x cos a है ना और माइनस का y sin a ये बराबर अगर आपका 2 है तो इन दोनों तरफ आप वर्क कर लीजिए। दोनों तरफ अगर आप वर्क करते हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है ना, तो ए हम दे देते हैं, और माइनस 2ab भी तो होता है ना, तो 2xy और क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए, और ये बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यही होगा ना। उसी प्रकार मैं इसका वर्ग अगर करता हूँ तो इसका x है ना x साइन ए प्लस y कॉस ए, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ और इधर बराबर कितना है 4 का स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और 4 का स्क्वायर 16, सॉरी यहाँ से प्लस का 2ab तो आएगा ना, प्लस 2xy साइन ए कॉस ए और ये बराबर 16। देखिए ये अगर मैं इस दोनों समीकरण को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, माइनस का 2xy कॉस ए साइन ए प्लस का 2xy कॉस ए साइन ए, तो ये तो आप देख लिए कि कट गया। अगर आप इसको जोड़ना है तो देखिए क्या आएगा जोड़ने के बाद, देखिए
अगर आप जोड़ रहे हैं इसको तो यहाँ से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन किया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना। अगर मैं इधर की बात करूँ, इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर मैंने कॉमन किया तो यहाँ से कितना बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना। उसके बाद 4 और 16, 16 4 कितना हो गया, 20। मैंने सिर्फ जोड़ा है तो इसका मान तो 1 होता है और इसका भी मान 1 होता है, तो बच गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये बराबर 20। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है, तो यही इसका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 20। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनीष एक मोबाइल फ़ोन खरीदता है, उसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट प्राप्त होती है तथा वह इस फ़ोन को खरीदे गए मूल्य पर, ठीक है, खरीदे गए मूल्य पर 35% का लाभ 35% के लाभ पर इतना यानी कि 8100 रुपये में बेच देता है, तो उस फ़ोन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस मैंने 100 माना, तो ये 50% डिस्काउंट पे ख़रीदा, तो ये जो डिस्काउंट के बाद क्या आपको मिलता है, सीपी मिलता है। लेकिन मनीष का ये जो एसपी जो आ गया, अगर किसी अंकित मूल्य पर अगर आप डिस्काउंट देते तो उसका विक्रय मूल्य आता है, ये आप जानते हैं। लेकिन वो डिस्काउंट के बाद वो तो ख़रीदा है ना, तो मनीष का ये जो एसपी है वो मनीष के लिए तो क्रय मूल्य हो जाएगा, है ना, मनीष के लिए वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 50, क्योंकि 100 मैंने माना था तो 50% डिस्काउंट देने के बाद 50 हो गया। अब क्या किया वो कि वह इस फ़ोन को 35% लाभ पर इतना बेचा, यानी 50 दाम था और इसका 35% लाभ 135/100, है ना। उसके यही रेशियो किसके बराबर है, 8100 के बराबर है। यस, 25 दूनी 50। उसके बाद 15 से काटूंगा 15 नाम 135 और 9 से काटूंगा 9 नाम 81, 900। 15 से मैं काटूंगा 15 छक्के 90, 60 आ गया। तो एक रेशियो का मान 2 × 60 यानी कि 60 दूनी 120 आ गया एक रेशियो का मान। तो आपसे क्या पूछा गया था, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100 है ना, तो एक रेशियो का मान जब 120 है तो 100 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 100 × 120 यानी कि 12,000 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 12,000 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप दोस्तों कर सकते थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा हर टाइप का वीडियो, अगर अब तो ग्रुप डी शुरू ही हो गया है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। तो आप रेगुलर हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।